गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस क्लास में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आप लोगों को यह बताने वाली हूँ कि उदारीकरण या लिबरलाइजेशन का हमारी अर्थव्यवस्था पर, लोक प्रशासन पर और विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण आधुनिक युग की विशेषताएं हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में आया खुलापन उदारीकरण और वैश्वीकरण का ही परिणाम है। सन 1981 के बाद से सारे विश्व में आर्थिक सुधारों का जो दौर आरंभ हुआ वह एलपीजी के रूप में माना जाता है। एलपीजी यानी कि एल, पी और जी। एल अर्थात लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी अर्थात प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और जी अर्थात ग्लोबलाइजेशन। अब हम यह जानेंगे कि वास्तव में उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का अर्थ होता है नियमों और प्रतिबंधों में ढील देना या उदारता देना। जब सरकार औद्योगिक नीति, श्रम नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग, उत्पादन और वितरण में प्रतिबंधों को हटाती है तो इसे उदारीकरण की नीति कहा जाता है। उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार, उद्योग और निवेश पर लगे ऐसे प्रतिबंधों को समाप्त किया जाता है जिनके फलस्वरूप व्यापार, उद्योग और निवेश के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो। प्रतिबंधों को समाप्त करने के अलावा विभिन्न करों में रियायत, सीमा शुल्कों में कटौती आदि उपाय भी किए जाते हैं। जब हम निजीकरण की या प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो निजीकरण का अभिप्राय है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप को हम कैसे कम करें। प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा पर आधारित निजी क्षेत्र को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। और वैश्वीकरण के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था को सक्रिय रूप से सारे विश्व से जोड़ते हैं। इसके लिए आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाते हैं। विदेशी तकनीकी सहयोग, निवेश आदि को काफ़ी सीमा तक मुक्त किया जाता है। अब हम अपने देश भारत की बात करें। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1980 के दशक में विशेष रूप से राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 1985 में प्रारंभ हुई थी। इन सुधारों को वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का प्रयास किया था। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को फिर से परिभाषित किया गया था और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी प्रदान की जाने लगी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार मैत्रीपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने लगी थी। अब हम लोक प्रशासन में लिबरलाइजेशन या उदारीकरण के क्या प्रभाव हुए, भारत में हम इस प्रकार इन प्रभावों को देख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम राज्य और सरकार की भूमिका में कटौती हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य और सरकार की भूमिका में काफ़ी वृद्धि हुई है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास के नाम पर आर्थिक गतिविधियों के निर्देशन और संचालन का कार्य सरकार के हाथों में केंद्रित हो गया है और अब उदारीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य और सरकार द्वारा किए जाने वाले अनेक कार्य निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। सरकार के कार्य क्षेत्र में कमी की जाने लगी है। अब उसका स्थान बाजार, गैर सरकारी संगठन एनजीओ और समुदाय पर आधारित संगठन सीबीओएस ग्रहण करने लगे हैं। सरकार की नई उभरती भूमिका में 4 बातों पर बल दिया गया है। पहला, निजीकरण और विनियामीकरण। दूसरा, बाजार क्षेत्र की स्थापना। तीसरा, विकेंद्रीकरण और चौथा, विनौकरशाहीकरण। इस उदारीकरण में दूसरी प्रमुख बात जो कि प्रशासन में देखने को सामने आई है और हमें मिलती है वह है कोटा, परमिट, लाइसेंस और सब्सिडी की व्यवस्था की समाप्ति। स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था पर अनेक नियंत्रण स्थापित किए गए और कोटा, परमिट, लाइसेंस के आधार पर राज्य की स्थापना हुई।
इससे अनेक प्रकार के नियंत्रण स्थापित किए गए। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप नौकरशाही की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और प्रशासन में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। उदारीकरण तथा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अपनाने के कारण नियंत्रण और नियमनों के स्थान पर बाजारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया और लाइसेंस, परमिट और सब्सिडी की व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे सरकार और नौकरशाही की भूमिका सीमित होने लगी है और अर्थव्यवस्था में भी खुलापन आने लगा है। उदारीकरण के बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि लोक प्रशासन इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने लगा है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में शासन और प्रशासन का दृष्टिकोण नकारात्मक या निगेटिव था, परंतु उदारीकरण या लिबरलाइजेशन के इस युग में नौकरशाही की नकारात्मक भूमिका में परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक हो गया है और यह हुआ भी है। वर्तमान परिस्थितियों में नौकरशाही को अब मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका में अपना निर्वाह करना है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट या संविदा की व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया जाने लगा है। सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था में शासन के सभी कार्यों को विभागीय अधिकारियों के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। वर्तमान समय में सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की भर्ती को नियंत्रित किया जा रहा है। सरकार अब अपने कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है और अब संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी कार्य संपन्न किए जा रहे हैं और कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार लाया जा रहा है। वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में भी अपेक्षित सुधार करने पर बल दिया जाने लगा है और इस समय लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और गुणवत्ता ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोक विकल्प के सिद्धांत पर बल दिया गया है। उदारीकरण के इस युग में लोक विकल्प के सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। लोक विकल्प में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव निहित होता है। यह सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के विषय में संस्थात्मक और बहुलवाद का समर्थक है। इसके साथ ही नवीन लोक प्रबंध को अपनाने पर बल दिया गया है। नवीन लोक प्रबंध सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरशाही की इस भूमिका पर बल देता है कि उन्हें नागरिकों के लिए उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह सेवा लचीलेपन और शासन के निष्ठा का आह्वान करता है और नवीन लोक प्रबंध की व्यवस्था को अपनाने पर बल देता है। इसके साथ ही हम यह भी जान रहे हैं कि इस उदारीकरण के युग में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विस्तार हुआ है। उदारीकरण के वर्तमान युग में प्रशासन की भूमिका को संतुलित या बैलेंस्ड करने पर विचार किया जाने लगा है। प्रशासन में जन सहभागिता को बढ़ाने पर बल दिया जाने लगा है। यह उत्तरदायित्व गैर सरकारी संगठनों द्वारा लिया जाने लगा है। आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन की भूमिका को कम करते हुए गैर सरकारी संगठनों को नए दायित्वों को सौंपने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस प्रकार जब हम अगले कदम की ओर बढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि रोजगार के अवसरों में भी कटौती हो रही है इस उदारीकरण के युग में, और इस उदारीकरण के प्रभाव के कारण रोजगार के अवसरों में निरंतर कमी होती जा रही है। हम यह देख ही रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने यह देखा कि उदारीकरण के दौर में सरकार और लोक प्रशासन के आकार में कटौती हो गई, नौकरशाही के कार्यभार को हल्का किया गया और इसके अनुरूप ही परिणाम प्राप्त करने के प्रयत्न किए गए हैं। उत्पादकता और जवाबदेहिता जैसी नई चुनौतियां लोक प्रशासन में अब आने लगी हैं। उदारीकरण के इस प्रारंभिक दौर में लोक प्रशासन में नौकरशाही के आकार में कमी आ गई है और आज पुनः राज्य के पुनः आगमन की बात को प्राथमिकता दी जाने लगी है। इस प्रकार यह उदारीकरण का जो युग है उसमें लोक प्रशासन में, संगठन में और प्रशासन के कार्यों में कई परिवर्तन हो चुके हैं और हो रहे हैं,
और इस उदारीकरण ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सोच सकती हूँ कि आपने मेरे इस व्याख्यान को सुनकर इस उदारीकरण की व्यवस्था के प्रभाव को अवश्य ही जान लिया होगा और अब आप यह जानने लगे होंगे कि इस उदारीकरण की व्यवस्था ने हमारे प्रशासन में और लोक प्रशासन में क्या क्या प्रभाव डाला है। थैंक यू।